होते हैं, पढ़े लिखे वाले होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा भाग 2 होगा अध्याय 9 का। अध्याय 9 का भाग 2 है, फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। कल हम लोग क्या पढ़े थे? पशुपालन। पशुपालन में क्या था कि पशुपालन जो कृषि विज्ञान की वह शाखा थी जिसके अंतर्गत हम लोग जो है पशुओं का जो है जब आप जो है पालन करेंगे तो उसमें जो है आप देखेंगे उसके जो है इलाज से संबंधित और आहार से संबंधित, आवास से संबंधित जानकारी के बारे में जो है आपको प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम जो पशुओं का फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर कोई व्यक्ति जो पशुपालन करता है, ठीक है ना, पशुपालन करता है। तो पशुपालन से जो है, अब पशुपालन करने का मतलब जो आपने ला के पशुपालन कर दिया, पशु रख दिया, इसके बाद जो है आपका ड्यूटी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पशुपालन के बाद जो है आपको इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का मतलब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो इन जो है मापन को जो है अगर आप पूरा कर ले जाएंगे, ध्यान देते हुए क्या कर ले जाएंगे, इन मापदंडों को पूरा कर ले जाएंगे, तभी जो है आप सफल होंगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही? जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया, कोई भी काम, अब उसमें जो है आप काम कर रहे हैं, तो काम करने से केवल मतलब नहीं होता, काम करने के साथ साथ जो है आपको हर चीज़ ध्यान देना है कि कितना समय में होना चाहिए, कितना लागत लगना चाहिए, और इसको कैसे जो है तापमान देना चाहिए, कैसे जो है सुविधा देना चाहिए, कब जो है इसको बाहर रखना है, कब अंदर रखना है, कितना इसको जो भिगोना है, कितना नहीं भिगोना है, इस पे कौन सा केमिकल जो है इसके संपर्क में आना चाहिए, कौन सा केमिकल संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो जब ये सब आप ध्यान देंगे तभी जो है अच्छी तरह से आप किसी भी काम को मतलब संचालित कर पाएंगे। पशुपालन ही नहीं, कोई भी काम, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उसको जो है हर चीज़ का जो रखने का एक माध्यम होता है, ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, या औसत होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं उसके लिए जो है जो भूमि होना चाहिए वो जो है खुला होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, उसके लिए जो है पैमाने फिक्स होते हैं, मापदंड फिक्स होते हैं। उस आधार पर जो है आप क्या करते हैं, उन वस्तुओं को जो है आप रख सकते हैं। तो पशुपालन के लिए जो है आपको ध्यान देना है कि पशु जो आपने पाल रखा है, ठीक है ना, जो आप पशुपालन के दौरान जो आप पशु पालते हैं उनमें जो आपको कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान देना है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग बात करेंगे अगर एक एक पॉइंट की, तो पहला तो जो है आपको ध्यान देना है कि इनका जो आवास होगा, क्या आवास, इसके बाद जो है दूसरा मामला आएगा आहार, और फिर आएगा इसका स्वास्थ्य, और फिर आएगा वैक्सीनेशन, ठीक है ना। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, टीकाकरण के बाद जो है तापमान। तो वैसे तो है बहुत सारा पॉइंट, लेकिन जो पहले हम इतने पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई भी जानवर पालते हैं, तो आवास के तौर पर याद रखना आपको कि उससे संबंधित जो है आपको ध्यान देना है कि उसके लिए जो है आपका आवास का जो एरिया है, जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें गाय भैंस की बात करें, ठीक है ना, गाय भैंस की बात करें अगर, तो गाय भैंस में जो है आवास का जो एरिया होगा वो जो है जहाँ पे आप पशुपालन करते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे होना बहुत आवश्यक है, पेड़ पौधे होना आवश्यक है, ठीक है ना, पेड़ पौधे होना बहुत आवश्यक है। फिर बात करेंगे, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी चीज जो होती है कि कमरे का जो मापदंड होगा, पेड़ पौधे तो मान लीजिए खुले में रहेगा, ये पेड़ पौधा के लिए क्या होगा, ये खुला माध्यम हो गया। अब मान लीजिए बंद माध्यम की अगर बात करें, तो बंद माध्यम में जो है आपको याद रखना है कि दो चीज, हाँ, खुले में जो है इसके लिए कम से कम 7 से 8 मीटर, 7 से 8 मीटर, ये मेरा फिक्स किया हुआ पैमाना नहीं है, ये जो है कुछ मानक माने गए हैं पशुपालन के लिए, उनके द्वारा निर्धारित किया गया पैमाना है। अगर आप जानवर को
खुले में पालते हैं, जैसे मान लीजिए गाय भैंस पालते हैं, तो एक जानवर के आगे पीछे दाएं बाएं घूमने के लिए जो है कितना स्पेस होना चाहिए, 7 से 8 मीटर। और अगर आप बंद रखते हैं तो ये जो है लगभग 3.5 से जो है 4 मीटर स्क्वायर, 3.5 मीटर स्क्वायर से जो है 4 मीटर स्क्वायर तक का होना चाहिए। बात समझ आई? ऐसा क्यों? अरे यार आप कहीं पे रखेंगे गाय भैंस को, उसके घूमने फिरने के लिए ऐसा थोड़ी ट्रेन पकड़ के जा रहा लटक के चला गया, ऐसे दिल्ली जा रहा कमाने है नहीं ना। तो गाय भैंस के लिए जो है 3.5 मीटर से 4 मीटर स्क्वायर, मतलब 4 बाई 4, 4 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा, इतना एरिया जो उसके लिए होना चाहिए। फिर जो है हम लोग बात करेंगे आहार में जो है, तो आहार में जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखते होंगे जनरल सी चीज है कि कोई भी पशुपालन गाय भैंस होती हैं, उनको जो है आप हरा चारा लगातार खिलाएंगे तो उनका डाइजेशन जो होता है खराब हो जाता है, पाचन प्रक्रिया उनकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जब उनकी पाचन प्रक्रिया खराब हो जाती है तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो होता है हरा चारा होता है। क्या होता है? हरा चारा। अगर उस हरे चारे के साथ सूखा चारा ऐड कर दिया जाए, क्या सूखा चारा, तो उसका पाचन जो है संतुलित रहेगा। ठीक है ना, पाचन क्या हो जाएगा, संतुलित रहेगा। बात सुनिए। और इस दौरान जो है उसके आहार के दौरान जो है आपको जो है गर्मी में और ठंडक के सीजन में जो पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने जो गाय भैंस पाल रखा है, तो अगर मान लीजिए गर्मी की बात करें तो गर्मी के सीजन में उसको दिन भर में 4 बार पानी पिलाना है, और अगर जो है सर्दी के सीजन की बात करें तो 2 बार। ठीक है ना, बात समझाई? कोई दिक्कत नहीं ना। फिर जो है बात करते हैं कि संतुलित पाचन जो है, एक मामला आता है कि यार ये हम लोग जो है सूखा चारा क्यों मिलाते हैं, है ना। तो एक चीज ध्यान देगा, पौधों में और हमारे मतलब जंतुओं में और हमारे शरीर में, जो गाय भैंस हैं हमारे उनके शरीर में अंतर है। जो हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है ना, अरे क्या बोलते हैं यार, जो सेलुलोज का पाचन करता है, जो पार्ट जो सेलुलोज का पाचन करता है, वो पार्ट जो होता है उसको जो है जितने सेलुलोज मिलेगा गाय भैंस को, सेलुलोज जो है जितना ज्यादा होगा चारे में, उतने जो है दूध में जो है वसा की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। दूध में वसा की मात्रा क्या होगी, उतने अधिक होगी। और जितने जो है सेलुलोज कम होगा उतने जो वसा की मात्रा क्या होगी, दूध में कम होगी। बात सुनिए। तो हम जो है सूखा चारा इसलिए ऐड करते हैं ना, ताकि उसमें क्या हो जाए, सेलुलोज की मात्रा जो है उपस्थित हो। और हरे चारे के साथ जो 20% सूखा चारा अगर आप मिला देते हैं तो वह आहार जो उसके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। बात सुन जाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सेलुलोज जो होता है, हम कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है। बिना सेलुलोज के जो है जो गाय या भैंस होगी वह जो है अच्छी गुणवत्ता का दूध प्रदान नहीं कर पाएगी। ठीक, तो कोई दिक्कत यहां तक। फिर बात करते हैं इसके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य जो इसका अगर आपको मेंटेन रखना है तो इसके शरीर के अनुसार जो है आपको उचित पोषण वगैरह देते रहना चाहिए, उचित पोषण देते रहना चाहिए। और उसके साथ जो है अन्य आवश्यक खनिज तत्व। अब सोचेंगे यार खनिज तत्व कहाँ दिया जाए। अब उसका शरीर जो है कैल्शियम का हड्डी बना है ना, तो कैल्शियम क्या है, एक खनिज है कि नहीं है ना। तो अगर आप जो उसके शरीर से दूध निकाल रहे हैं तो उसका शरीर जो है दिनों दिन दुबला पतला होता चला जाएगा कि वैसे बना रहेगा, लंबा चौड़ा दुबला पतला हो जाएगा। इस केस में उसको उचित पोषण एवं खनिज देते हुए जो है हम क्या कर सकते हैं कि उसके शरीर को मेंटेन रख सकते हैं। मतलब खनिज और पोषक तत्व आप कम देंगे तो उसके शरीर में दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घट जाएगी। बात सुनिए। फिर बात करें वैक्सीनेशन या टीकाकरण का वैल्यू क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आप जो है जनरली देखिए कि मान लीजिए 2 घर हैं, एक घर जो है थोड़ा सा
अंधविश्वासी टाइप का है, और एक घर जो थोड़ा पढ़ा लिखा है। तो गवर्नमेंट जो है जब चुन्नू मुन्नू पैदा होता है तो उसके लिए वैक्सीनेशन करवाती है, आती है ना गांव में आशा वाली, तो वो जो है आते हैं वैक्सीन वगैरह का जो है उसको डोज वोज देती हैं। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति नहीं लगवाएगा ना उसके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ऐसे में जो उसका शरीर जो बीमारियों की दुकान हो जाएगा। जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लेगा क्या हो जाएगा, उसका शरीर बीमारियों की दुकान हो जाएगा, मतलब उसके शरीर में बीमारी बहुत ज्यादा लग जाएगी। लेकिन जो है जब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वैक्सीन लगवाया है, अब उसके शरीर में बीमारी कम से कम आएगा। तो मान लीजिए दोनों एक साथ बीमार पड़ गए, जिसको वैक्सीन लगा है जिसको वैक्सीन नहीं लगा, दोनों व्यक्ति बीमार पड़ गए, तो एक के शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है जिसको वैक्सीन कभी नहीं लगा पूरी जिंदगी में, तो उसके शरीर की अगर प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो इस केस में जो व्यक्ति वैक्सीन लगवाया है वो कम पैसा में ठीक हो जाएगा, और जो व्यक्ति जिंदगी में वैक्सीन नहीं लगवाया वो ज्यादा पैसा में ठीक होगा। तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन से जो है अगर वह कभी बीमार पड़ता है, कभी बीमार पड़ेगा है ना, तो क्या हो जाएगा, उसका खर्च क्या आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा, नहीं यार। वैक्सीनेशन या टीकाकरण अगर होता रहेगा टाइम टू टाइम तो बीमारी इसको लगेगा नहीं जल्दी, अगर लगेगा तो जल्दी से ठीक हो जाएगा, सस्ते में निपट जाएगा, खर्चा कम लगेगा, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन से क्या होता है, तापमान बहुत मायने रखता है। जैसे मान लीजिए आप जो ठंडक, मान लीजिए गर्मी का सीजन है तो आप उसको बाहर रखिए, गर्मी का सीजन तो बाहर रखिए पेड़ के नीचे, ठीक। और जब गर्मी का सीजन हो तो बाहर रखिए, साथ में जो है कूलर वूलर मौका मिले तो पड़ोसी घर से चुरा कर लगा दीजिए, है ना। इसके बाद जो है अगर बात करें सर्दी की, तो सर्दी में उसको जो है थोड़ा सा बचा के रखिए, अंदर रखिए। और अगर मान लीजिए ठंडक आ जाए ना, सर्दी या ठंडक में जो है आपको और एक चीज ध्यान देना है कि उसके लिए हो सके तो आप जो है कुछ ओढ़ने बैठने का व्यवस्था कर दिया। आप लोग देखते होंगे ना कि स्पेशल एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा कि आप लोग बकरियों को जो जैकेट पहना दिया जाता है ठंडक में, होता है ना, तो जैकेट कहाँ पहना देते हैं, उसके सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। हाँ, वो अपना अपना मामला है, जो छोटा मोटा हो जाएगा ना, तो सब बकरियों का साइज होता है, इसको 38 नंबर लगेगा, इसको 35 नंबर लगेगा, इसको 32 नंबर, इसको 30 नंबर, ये 18 नंबर वाला भी है ना। तो सबका जो पुराना साइज होता है वो पहना देते हैं उसको बेचारे को, ले तेरे लिए आ गया है, तेरा अच्छा दिन आ गया। बात समझ आई। तो ये जो है इसके कुछ मेजरमेंट है, पहले इतना छाप लीजिए फिर आगे बात करते हैं। 10-15 मीटर। और अगला पॉइंट है हमारा कि अगर मान लीजिए हम पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन में जो है एक चीज हमको ध्यान देना है कि जो पशु होगा उसके लिए जो है कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जो उसका वास स्थान हो, वास स्थान वो जो है टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए टूटा फूटा क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मान लीजिए वो टूटा फूटा रहेगा तो वहां पर उसके शरीर से जो निकलने वाला यूरिन वगैरह होगा वो इकट्ठा होगा, और ऐसे में अगर इकट्ठा होगा तो इस केस में जो है उसके शरीर पर जब वो मतलब जो भी अपशिष्ट अटैच होगा तो वो उसके लिए जो है हानिकारक होगा कि फायदेमंद होगा, हानिकारक। और अगर दूसरे तरीके से अगर आप देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए जहां पर जो है वाहित मल वगैरह होगा उसके शरीर से जो है निकला हुआ, ठीक है ना, तो वो वहां पर बैठेगा नहीं बैठेगा। जब नहीं बैठेगा तो इस केस में जो है उसके शरीर में जो है खुर में जो है रोग उत्पन्न हो जाएगा, खुर में क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में जो है पशुपालन करने से नुकसान होगा फायदा होगा, और जब रोग उत्पन्न होगा तो दूध उत्पादन जो है सही चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई जो है दुधारू गाय है या भैंस है, वो जो है बच्चे को जन्म देती है, ठीक, बच्चे को जन्म देती है, तो एक मामला आता है कि उसको जो है कब तक नॉर्मल रखना है और कब जो है उसमें फिर से जो सीमेंट का प्रयोग करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, लगभग 60 से 90 दिनों में, कितना, 60 से 90 दिनों में जो है उसका फिर से जो सेमिनेशन करवा देना चाहिए, मतलब उसमें जो है गर्भ धारण करवा देना चाहिए। ऐसा क्यों, अब मान लीजिए इसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को क्या दिया है, जन्म दिया है, तो दूध तो देगी, ठीक है ना। साथ ही जो है अब दूध देने के साथ अगर जो है
दूध देने के साथ अगर मान लीजिए जो है गर्भधारण भी हो गया इसका, तो क्या होगा, दूध देने के साथ साथ इसके शरीर में जो संतान का निर्माण और विकास भी तो शुरू हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं एक बार में जो है 2 काम हो रहा है कि 1 काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है। अगर एक बार में 2 काम हो रहा है तो इस केस में जो है वो ज्यादा फायदेमंद है कि केवल दूध ही निकालिए, इसके बाद जो आप उसको अलग से जो है उसका सीमेंट डलवाइए, फिर से जो है पता लगा जो काम 1 साल में होना चाहिए वो 1.5 साल में हो रहा है, 18 महीने में हो रहा है, ठीक है ना। तो 1.5 साल 18 महीने में हो रहा है तो टाइम बर्बाद गया कि नहीं गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सब कुछ जो है ध्यान में रखते हुए जो है काम करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए गाय या भैंस से दूध निकालता है तो वो जो है दूध निकालने से पहले 1% KMNO4 इस्तेमाल से रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट से जो है उसके थन की धुलाई करनी चाहिए। थन की क्या करनी चाहिए, धुलाई करनी चाहिए। थन की धुलाई क्यों करनी चाहिए, इससे जो होगा जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस केस में जो है पशु को जो है कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर जो है इसके शरीर पर अटैक करेगा तो सीधा सीधा मामला है कि वो पोषण जो लेगा, जो भी जो रोगजनक होगा वो उसी के शरीर से लेगा, कहीं और से उसी के शरीर से लेगा। तो ऐसे में भी क्या होगा, दुग्ध उत्पादन वगैरह दुष्प्रभावित होगा। फिर अगला मामला आता है कि मान लीजिए कुछ लोग आप लोग सुनेंगे ऑक्सीटोसिन नाम का एक पदार्थ होता है, ऑक्सीटोसिन। ये जो है एक ऐसा केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन जिसका प्रयोग करने से जो आपका जो गाय भैंस होगा वो दूध जो है निकालेगा ज्यादा। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसका यूज करते हैं तो शरीर में उसके हानि होगी ना, तो ऐसे में जो है आपको उसके लिए जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रिशन देना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो सुनते होंगे ना दूध वाला इंजेक्शन, वही जो होता है, ठीक, तो ऐसे में जो है अगर आप जो है उस इंजेक्शन के माध्यम से जो है दूध निकालते हैं तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, मतलब उसको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर बात आती है कि अगर मान लीजिए जो गाय भैंस है वह है लगभग मान के चलिए कि 5 लीटर तक का दूध देती है, तो उसका जो है नॉर्मल जो चारा है वही चलेगा। लेकिन अगर 5 लीटर से, सब करंट का मामला है, मेरे घर की कहानी नहीं है, 5 लीटर से ऊपर अगर आपको उससे लेना उसी जानवर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके न्यूट्रिशन में जो है कुछ डॉक्टर की सहायता से जो है सलाह करके जो है एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। मतलब ये जो है अगर आप इंजेक्शन यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देंगे, मतलब उसको जो खिलाने पिलाने ध्यान दीजिए। लेकिन अगर जो आप दुग्ध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे बिना इंजेक्शन यूज किए, ध्यान दीजिएगा, बिना इंजेक्शन यूज किए अगर आप जो बढ़ाना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो है आप जो है कुछ अतिरिक्त जो है दवाइयाँ वगैरह जो है जो डॉक्टर सलाह देगा उसके अनुसार जो है आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ हाई होगा नहीं, वैसे ही इतना ज़्यादा पाया रह नहीं जाता है, ठीक ना, लेकिन इसमें बता दिए हैं बाकी